तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंडियन म्यूजिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन म्यूजिक अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको उन्हीं सब चीजों पे फोकस करना है जिससे सवाल आते हैं। ठीक है। तो इसको आपको एक कंसाइज वे में ही पढ़ना है और सिर्फ जिससे सवाल बनते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ओरिजिन कहाँ से हुआ म्यूजिक का। तो क्या क्या इसके एंशियंट एंड मेडिवल टेक्स्ट हैं उसकी भी चर्चा होगी। उसके बाद में दो स्कूल्स को देखेंगे, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक है कर्नाटिक म्यूजिक। दोनों पे सवाल आते हैं तो आपको इस पे गौर करना पड़ेगा। फिर हिंदुस्तानी म्यूजिक के जितने भी स्टाइल्स हैं उस पे सबसे ज्यादा फोकस हम लोग ध्रुपद पे करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ध्रुपद के घराना को भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग ख्याल के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ख्याल गायकी के घराने को देखेंगे। और ख्याल और ध्रुपद के मिक्सचर से जो बहुत सारे घराने जो बने उनकी चर्चा जरूर करेंगे और उसी से सबसे ज्यादा सवाल बनता है। तो इसके लिए हम लोग सेपरेट पीवाई क्यू भी करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ घराने पे बेस्ड होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के इस्तेमाल किए जा सकते हैं यहाँ पे किए जाएंगे। और आपको जो फेमस एक्सपोनेंट्स हैं उनके नाम आपको आसानी से याद करा दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, फेमस वाले जितने हैं जिनसे सवाल बनने के चांसेस हैं या फिर बनते आए हैं उनको आपको याद करा दिए जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। ठीक है। उसके बाद सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक को देखेंगे जिसमें हम लोग ठुमरी की चर्चा करेंगे, टप्पा की चर्चा करेंगे, गजल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ब्रीफली इनको करते हुए हम लोग कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में देखेंगे। दोस्तों, कर्नाटिक म्यूजिक को पढ़ने के लिए उसको दो एरा में डिवाइड किया गया है। बीच में क्या हुआ था, एक म्यूजिकल ट्रिनिटी सामने आई थी जिसको गोल्डन एरा ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहते थे। तो वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कर्नाटिक म्यूजिक को डेवलप किया। तो फिर कर्नाटिक म्यूजिक को जब भी आपको पढ़ना है तो दो एरा में पढ़ेंगे, एक तो गोल्डन एज से पहले वाला एरा और एक है गोल्डन एज से बाद वाला एरा। ठीक है। तो पढ़ने का स्टाइल यही होता है। उसके बाद कर्नाटिक म्यूजिक के जो कंटेम्प्रेरी एक्सपोनेंट्स हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद पीवाई क्यूज लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, घराना के लिए हम लोग सेपरेट पीवाई क्यू लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग उसको कवर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और घराना में बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक से इस तरीके से करा दिया जाएगा जो आपको आसानी से वो दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप इसको रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सारे इमेज फॉर्मेट में है। आपको इमेज देखते ही नाम याद आने शुरू हो जाएंगे और एग्जाम में नाम से आपको इमेज रिकॉल हो जाएंगे। तो दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है। टू एंड फ्रो मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग सारी चीजों को याद कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट आप इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है। आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ हैंड आउट, आपको इसको बार बार देखते रहना है ताकि आपके दिमागों में फिगर बन जाए। क्योंकि ऐसा होता क्या है, जो कभी कभी मैं ये कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ मैं भी भूल जाता हूँ, इतने सारे नाम कैसे कोई याद रखेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है स्टैटिक जीके में। तो आपको याद कराने के लिए जो जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए रिवीजन इज द की, क्योंकि आपको दिमाग में किसी भी तरीके से बैठाना है चीजों को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरिजिन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ऐसा है ना, जो ओरिजिन को अगर समझने के लिए सबसे पहले म्यूजिक की चर्चा कहाँ देखने को मिली, तो चर्चा तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज में ही देखने को मिलेगी, है ना। तो फिर वैदिक टाइम्स में ऐसा कहा जाता है जो 2000 साल पहले से ही म्यूजिक से हमारा लेना देना है वहां पे ये देखने को मिलता है। हालांकि आपको बता दें ये तो हो गया लिटरेरी ट्रेसेस, लेकिन आपको बता दें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई हुई तो आपको दो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले। एक मिला सेवन होल्ड फ्लूट। ठीक है। एक वो देखने बांसुरी देखने को मिली और एक रावण हत्था। ठीक है। वो एक तरीके से सारंगी टाइप का होता है, इस तरीके से होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रावण हत्था इसको कहते हैं। तो ये भी देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये तो खुदाई से निकला। तो आप समझ जाओ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से म्यूजिक हमारी जिंदगी में चलता आ रहा है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आया जहाँ पे वेदों में भी इसका जिक्र हुआ। दोस्तों, म्यूजिक की वेदों की बात करें तो सबसे बड़ा वेद म्यूजिक के लिए है सामवेद। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको चर्चा देखने को मिलती है। सामवेद में आपको जो 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक के, जिसको राग करह हर प्रिया कहते हैं, यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाएगा। कौन से, तो सारे गा मा पा धा नी सा, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर साइंस ऑफ म्यूजिक की बात करें तो गंधर्व वेद को बोला जाता है। तो कभी कभी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल देखने को मिल जाएंगे जो इसमें से कौन से वेद को साइंस ऑफ म्यूजिक कहते हैं। ठीक है। तो गंधर्व वेद आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। दोस्तों, सामवेद भी एक दिख सकता है। तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का ही उपवेद है। ठीक है। तो इसी के अंदर में ये आता है, सामवेद के अंदर में ही गंधर्व वेद आता है। ठीक है। फिर अत्रेय अरण्यक जो है यहाँ पे आपको वीणा का जिक्र देखने को मिलेगा। उसके बाद जैमिनी ब्राह्मण जो है यहाँ पे डांस एंड म्यूजिक देखने को मिलेगा। फिर कौस्तिकी ब्राह्मण, ये सारे पुराण जो है
यहाँ पे आपको डांस, वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑल टुगेदर सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट भरत का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र। इसके बारे में आपने क्लासिकल डांसेस में हमारे वीडियो में देखा होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सवाल आते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, तो इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। और यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेव्स है उसको 22 कीज में बताया गया है, जिसको हम लोग श्रुतिज कहते हैं। फिर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सारंग देव, इनकी एक किताब है संगीत रत्नाकर, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये देखो यहाँ पे इमेज मैंने लगा रखा है, ये जो है संस्कृत में टेक्स्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे इसी को फर्दर इलाबोरेट किया गया और 264 राग्स एंड कैटेगराइजिंग माइक्रोटोन्स, यानी कि माइक्रोटोन्स का भी यहाँ पे जिक्र हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज, फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेज जो है आपको वेद में देखने को मिलता है, तो आपको सामवेद पता होना चाहिए जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद गंधर्व वेद इसी का उपवेद है, ये आपको पता होना चाहिए। साइंस ऑफ म्यूजिक, अत्रेय, आरण्यक, जैमिनी ब्राह्मण, कौस्तकी ब्राह्मण, ये आप पढ़ना पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भरत नाट्य शास्त्र, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ पे डांस के साथ साथ म्यूजिक का भी जिक्र है। उसके बाद सारंग देव ने किताब लिखी थी संगीत रत्नाकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेडिवल टेक्स्ट के कुछ की थीम्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ बुक्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए और उसी पे सवाल बनेगा, जैसे बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी जो कि मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ राग को बताया। तो यहाँ पे तो सवाल बनते हैं, जो मतंग मुनि के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। उसके बाद आता है संगीत मकरंद, जो कि नंद के द्वारा लिखी गई है। ये देखो 9th सेंचुरी में बृहदेशी लिखी गई थी, फिर 15th सेंचुरी में नंद के द्वारा संगीत मकरंद और नंद, आसानी से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे 93 राग्स का जिक्र किया गया है और ये इन्होंने फेमिनिन एंड मेस्कुलिन फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया, मेल एंड फीमेल को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक सेंचुरी और नीचे, यानी कि 16th सेंचुरी बाय, अब यहाँ पे एक व्यक्ति है रममट्य। ठीक है, जिनके द्वारा स्वर मेला कनानिधि लिखी गई, जो कि राग को एक्सप्लोर और उन्होंने किया। तो बेसिकली यहाँ पे जो जो टेक्स्ट है ना और जिनके द्वारा लिखी गई है, इसी पे आपको सवाल बनेंगे, तो आपको इसी को बेसिकली याद रखना है। ठीक है, वेंकट मकिन के द्वारा चतुर्दंडी प्रक्षिका लिखी गई थी, जिन्होंने म्यूजिकल कोलॉजी के बारे में और भी सिग्निफिकेंट इंसाइट्स दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से म्यूजिक का डेवलपमेंट थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट चलता आ रहा है ना। अब जाके इंडियन म्यूजिक दो पार्ट में बंटते हुए देखेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। कैसे होता है, तो ऐसा होता है जब पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि फॉरेन लोगों का आक्रमण होता है और उसी के तहत फॉरेन पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको म्यूजिक पे देखने को मिलता है। और धीरे धीरे ध्रुव पद जो है, जो कि बेसिकली डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, यानी कि भक्ति भाव के लिए था, वो उसमें अब चेंजेस आने शुरू होते हैं और ये ध्रुव पद बदल के ध्रुपद स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है इन 15th सेंचुरी। 14th to 15th सेंचुरी की ये बात है। और 17th सेंचुरी में एक अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है और यहाँ पे आपको ख्याल इमर्ज होता है, जो कि एक न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा जो किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीजें चलती आई, फिर वैदिक टेक्स्ट में चीजें मेंशन हुई, फिर आपने लिटरेरी सोर्सेज देखे, उसके बाद आपने देखा जो किस तरीके से फॉरेन इन्वेजन हुआ, बाहरी आक्रमण हुआ, और उसके साथ साथ आपको म्यूजिक में चेंजेस होते शुरू हो गए और धीरे धीरे म्यूजिक दो जोन्स में बढ़ते हुए नजर आने लगे, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा जो किस तरीके से ध्रुव पद जो था, जो कि डिवोशनल स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, वो आपको ध्रुपद में कन्वर्ट हुआ और एक नया स्टाइल डेवलप हुआ जिसका नाम है ख्याल, जो कि एक न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है। दोस्तों अब इंडियन म्यूजिक को अब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक है कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है में प्रेवलेंट है, और कर्नाटिक म्यूजिक है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलेंगे। कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, बाउंड बाय द लिटरेरी सोर्सेज है। ठीक है, तो इसमें आपको उतने ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और दोनों के ओरिजिन की चर्चा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 14th सेंचुरी एक तरीके का डिवाइडिंग
लाइन है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। यहीं पे फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हुआ ना, इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है। 14th सेंचुरी में फॉरेन इन्वेजन हुआ और तभी से चेंजेस होने शुरू हुए। ठीक है, फिर एक हरिपाल व्यक्ति थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी संगीत सुधाकर, और यहीं पे इन्होंने क्लियरली डिमार्केट किया था कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक को। ठीक है, तो सवाल बन के आ सकता है, ज्यादातर सवाल ये आएगा जो हरिपाल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, या फिर इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो स्केल एडॉप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट एडॉप्टेड ऑन द स्केल ऑफ शुद्ध स्वर सप्तक, जिसको हम लोग ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप हिंदुस्तानी म्यूजिक पढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स। ठीक है, और इसमें स्टाइल्स की बात करें तो 10 मेन स्टाइल हैं, जिसमें ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम एंड ठुमरी ठुमरी है। तो सवाल आपको कैसे देखने को मिलेंगे, तो सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो ये सारे नाम दे देंगे, पूछेंगे ये कौन से म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक से बिलोंग करता है या फिर कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक करके ऑप्शंस आपको दे देंगे। इंपॉर्टेंट इसमें सारे हैं वैसे कहा जाए, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा आपको बनते हैं ख्याल से, उसके बाद ध्रुपद से, और चर्चा सिर्फ आपको ठुमरी की देखने को मिलेगी एक्सपोनेंट्स के द्वारा। टप्पा को के बारे में भी सवाल बनते हैं, तराना पे भी बनते हैं। ठीक है, अब चलिए ध्रुपद के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ध्रुपद की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, जब फॉरेन इन्वेजन के बाद से ध्रुपद से ध्रुपद होता चला गया। ठीक है, और इसका फ्लोरिशमेंट हुआ अकबर के टाइम में। ठीक है, इन अकबर के जो नौरत्न थे उसमें से तानसेन थे, जिन्होंने ध्रुपद को बड़े ही अच्छे से मुकाम पे पहुंचाया। बैजू बावड़ा का भी नाम आता है, और एक और पेट्रन थे, जिस तरीके से अकबर यहाँ दिख रहे हैं उस तरीके से राजा मान सिंह तोमर थे, उन्होंने भी ध्रुपद सिंगर्स को संरक्षण दिया और इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर आपको 18th सेंचुरी में डिक्लाइन देखने को मिला। जो ध्रुपद जो है ध्रुपद से ध्रुपद हुआ, उसके बाद अकबर के टाइम में फ्लोरिश हुआ, तानसेन, बैजू बावरा और राजा मानसिंह तोमर। उसके बाद से डिक्लाइन होना शुरू हुआ मुगल एम्पायर का, और फिर ये सारे लोग धीरे धीरे घराने में पड़ते चले गए। हालांकि अकबर के टाइम में ही 4 आपको बानी डेवलप हुई, गौहर, खंडहर, नौहर एंड डागर। सबसे पहले डागरी घराना की बात करते हैं, यहीं पे घराना बटना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको डागर वानी गाते हैं और आलाप पे ज्यादा फोकस होता है। ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम पे फोकस करना है। और सबसे फेमस एक्सपोनेंट गुंडेचा ब्रदर्स फ्रॉम जयपुर, इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, डागरी घराना गुंडेचा ब्रदर्स फ्रॉम जयपुर। उसके बाद दरभंगा घराना आता है, दरभंगा बिहार में एक जगह है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, तो मलिक फैमिली, दरभंगा मलिक फैमिली, इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी, ये जो नाम है ये वहाँ के फेमस एक्सपोनेंट्स हैं। तो आपको याद क्या रखना है, तो दरभंगा घराना, आप खानदार वानी और गौहर वानी में ये गाते हैं। ये अगर नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक्सपोनेंट्स जरूर याद रखना है। तो मलिक फैमिली फ्रॉम दरभंगा, ठीक है, और एक तिवारी जी यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आपको बिहार में ही एक और जगह है बेतिया घराना, यहाँ पे नौहर और खानदरवानी में गाया जाता है, और यहाँ पे मिश्रास हैं जो इंद्र किशोर मिश्रा हो गए, और भी मिश्रा जो हैं वो बेतिया घराना को आगे लेके गए। फिर आता है तलवंडी घराना, तलवंडी आपने नाम जरूर सुना होगा, गुरु नानक देव जी तलवंडी में ही पैदा लिए थे, और ये आपको लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है, यानी कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे खंडार वानी से गाते हैं, और यहाँ पे कोई आपको एक्सपोनेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकेशन ही है ना, पाकिस्तान चला गए, तो वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या क्या याद रखना है, डागरी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना, ये सारे घराने ध्रुपद के हैं, ये याद रखना है। उसके बाद दरभंगा घराना आपको मलिक फैमिली याद रखना है, बेतिया घराना मिश्रा फैमिली याद रखना है, बस खत्म। और डागरी घराना जो है गुंडेचा ब्रदर्स वहीं के। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे वो मैं बता देता हूँ। जो गुंडे होते हैं वो डैगर रखते हैं। ठीक है, गुंडे जो होते हैं वो डैगर रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे याद करने के लिए आपको बस ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग में बस फिगर बना दे रहा हूँ, आप कभी नहीं बोलोगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कोई गुंडा है जो डैगर रखे हुआ है, ठीक है, तो वो आपको डैगरी गाना ना आसानी से याद करा देगा। बाकी अब इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आते हैं ख्याल। ख्याल आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ख्याल गायकी से बहुत सारे घराने डेवलप हुए, और ध्रुपद और ख्याल दोनों को फॉलो करते करते बहुत सारे घराने आए, और बहुत सारे एक्सपोनेंट्स भी आए, जो कि आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सरदर्द बन जाते हैं। नाम ही है, रटना है, कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ख्याल घराने की बात करते हैं। तो ख्याल ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्सिया या फिर पर्शियन, जिसका मतलब होता है
आइडिया और इमेजिनेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ख्याल तो हम लोग नॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल करते ही करते हैं, है ना। अब सवाल ये बन के आता है, जो ख्याल गायकी है उसके फाउंडर कौन थे? तो आमिर खुसरो, ये नाम जरूर आप याद रखना। कैसे याद रखोगे? तो AK है ना, आमिर, और खुसरो जो है KHUSRAU, तो KH जो है इससे आप ख्याल बना लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने याद रखा है, आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसमें, जो शॉर्ट सॉन्ग्स होते हैं उसको बंदिश बुलाते हैं। इसको आपको जानना जरूरी है। तो क्या क्या आपको पता चल गया? सबसे पहले आप ये, कौन हु इज द फाउंडर ऑफ ख्याल गायकी? तो आमिर खुसरो और बंदिश, ठीक है। अब इनको पैटर्नाइज कौन करते थे? तो एक और नाम आपको याद रखना है, वो है सुल्तान मोहम्मद शर्की, ठीक है। इन्होंने ही ख्याल को सपोर्ट किया था। कब की बात है? तो 15th सेंचुरी। जैसा कि धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो बहुत सारे आसपास सल्तनत बनते चले गए, ठीक है। तो शर्की जो थे, सुल्तान मोहम्मद शर्की, उन्होंने ख्याल को बड़े ही अच्छे से पैटर्नाइज किया। दोस्तों आपको बता दें, एक और सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो आमिर खुसरो को ना तूतिए हिंद कहते थे, TUTIEHIND, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। इनको ये उपाधि मिली थी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, एक बड़ा ख्याल होता है स्लो टेम्पो के लिए, और एक छोटा ख्याल होता है जो फास्ट टेम्पो में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और भगवान कृष्ण की जो लीला है, जो आपको जैसा कि पता होगा, जो ध्रुव पद से ध्रुपद आया, फिर उसी इंडियन म्यूजिक से ख्याल आया, है ना। तो फिर भगवान कृष्ण की जो लीला है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफन रोमांटिक थीम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब थीम्स की बात होगी, ठीक है। तो हमने ख्याल को भी देख लिया। तो चलिए अब हम लोग घराना देख लेते हैं। घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घराना का हमने पहले भी जिक्र कर रखा है। अगर आपने हमारी कथक वाली वीडियो देखी होगी, तो फिर हमने वहां पे आपको कथक के घराने बताए थे। एक और घराना होता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं ना, वाद्य यंत्र, उसके उसके बेस्ड पे घराना है। वो उस अपकमिंग वीडियो है, उसमें हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली वोकल्स पे फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी घराने यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पे जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो घराना बेसिकली होता क्या है? तो घराना का वर्ड मतलब होता है घर, घर का मतलब फैमिली और हाउस। और ये बना कैसे? तो ये बना ही ऐसे, जब मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, तो फिर नवाब ने संगीतज्ञों को बुला के पैटर्नाइज करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये एक तरीके से हाउसेज में कन्वर्ट होता चला गया, ठीक है। और एक तरीके से ये आपको घराना को फॉलो करता चला गया, ठीक है। तो यहीं से घराना का डेवलपमेंट हुआ। अब चलिए शुरुआत करते हैं मेजर घराना अंडर ख्याल म्यूजिक, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे दिल्ली घराना से, DILLI घराना। तो इसके अगर फाउंडर की बात करें, तो हजरत आमिर खुसरो और मियाँ सामती, इन्होंने 13th सेंचुरी में इसको फाउंड किया था। इससे पहले एक और घराना है, कव्वाल बच्चों का घराना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली घराना। दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आमिर खुसरो जी यहाँ भी लिंक इंटरलिंक नजर आएंगे आपको। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं, तो सदारंग, अदारंग, मियाँ अच्छपाल, तानरस खान, मम्मन खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, कृष्णा बिष्ट, इकबाल अहमद खान। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन सभी नाम को आपको याद रखना है। कैसे याद रखो मैं बताता हूँ, और इन सभी पे सवाल आते रहते हैं, तो आपको पढ़ना तो एकदम ही है, ठीक है। तो यू कांट मिस दैट थिंग। लेकिन मैं आपको याद करा देता हूँ। यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हो, कुतुब मीनार आपको यहाँ पे खड़ा दिख रहा है, और कुतुब मीनार के कैंपस में बहुत सारे संगीत के आयोजन होते हैं। वहीं का एक संगीत का आयोजन है, इसको बस आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोविड का टाइम चल रहा है, ये व्यक्ति खांस रहा है और ये आदमी छींक रहा है, ठीक है। तो और ये आदमी एक तरीके से सारंगी लिए हुआ है, और ये सारंगी बकरी से बनी हुई है, ठीक है। ये देखने की बात है। यहाँ पे हमारे इकबाल हैं, मतलब श्रेयस तलपड़े हैं, जो इकबाल मूवी का सीन है, ये बॉल लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो महिलाएं हैं और दोनों जुड़वा हैं। ये अदा शर्मा है। अगर आपने केरला फाइल्स मूवी, केरला फाइल थी या केरला स्टोरी थी पता नहीं, मैंने देखी नहीं, नाम जरूर सुना है। तो उन्होंने इसी में एक्ट किया है। तो आप इससे यहाँ पे हम लोग आपको चीजों को याद कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर, और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हैं, और ये चढ़ गए उतरेंगे कैसे, इसीलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज है, तो इसीलिए तन के यहाँ पे खड़े हैं। पीछे एक बड़ा सा चांद है और चांद आसमान में है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इमेज दिया गया है ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। कैसे याद होंगी वो देखो, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति खांस रहा है, वो आपको आमिर खुसरो याद करा देगा आपको, ठीक है। और ये जो छींक रहे हैं व्यक्ति आज छू करके,
तो ये आपको मियाँ अचपाल याद करा देगा। आमिर खुसरो और मियाँ अचपाल आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये अदा शर्मा है, इनकी बहन है, ये सदा शर्मा कह लो आप। तो यहाँ से सदारंग और अदारंग, आपको दो नाम आसानी से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। सदारंग और अदारंग ये दोनों बैठ के होली खेल रही हैं, ठीक है। तो सदारंग और अदारंग इनसे याद हो जाना चाहिए। और ये व्यक्ति जो कुतुब मीनार पे चढ़े हुए हैं, इनका नाम है कुतुब बख्श, विच इज मतलब हु इज ऑल्सो नोन एज तानरस खान। इस पे सवाल आते हैं तो आपको दिमाग में रखना है, जो तन के जो खड़े हैं कुतुब पे, कुतुब मीनार पे, इनका नाम कुतुब बख्श है, यानी कि तानरस खान है। और पीछे में जो चांद है वो आपको चांद खान याद करा देगा। और चांद कहाँ पे है? तो आसमान में है, तो आपको उस्मान खान याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बकरी का जो सारंगी बना हुआ है, ये मम्मन खान जी हैं। जो बकरी मैं करती है ना, उससे बना हुआ है। और मम्मन खान सारंगी क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि ये सारंगी बजाते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो सारंगी के बहुत ही बड़े एक्सपोनेंट है मम्मन खान, आपको सवालों में अक्सर दिख जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में मुझे दिखा था ये सवाल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इस पे सवाल आपको बनते हुए नजर आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इकबाल अहमद खान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आपको यहाँ पे जो इकबाल है उससे आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज करना बड़ा ही जरूरी है। और ये आप भूल जाओगे मुझे पता है, आप एक बार इमेज देखोगे तो आपको 30 सेकंड्स के अंदर याद आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन इज द की, रिवाइज हमेशा करते रहना है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, आपको चीजों को विजुलाइज करना है। तो इस तरीके से हमने आपकी इस बैटल में गेम को थोड़ा इजी बना दिया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। खास रहे व्यक्ति से आमिर खुसरो, अच्छू करते हुए व्यक्ति से मियाँ अचपाल, और सदारंग अदारंग ये दोनों बहनें हो गई जो रंग खेल रही हैं, होली खेल रही हैं। उसके बाद ये जो तन के व्यक्ति खड़ा है कुतुब मीनार पे, तो कुतुब बख्श ऑल्सो नोन एज तानरस खान। चांद खान, चांद से आसमान से उस्मान खान, ठीक है। और ये जो मैं करती बकरी जो सारंगी बजा रहे हैं व्यक्ति, ये ममन खान हो गए। और इकबाल अहमद खान, ये सारे दिल्ली घराने से हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है जो आपको कोई दिक्कत होगी इन सब चीजों को समझने में, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, दिल्ली घराने फाउंडर हो गए आपको हजरत आमिर खुसरो और मियाँ सामती, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं कहीं मियाँ सामती का नाम नहीं दिखेगा, आमिर खुसरो का ही नाम दिखेगा, या फिर कहीं कहीं दोनों भी दिखेंगे। तो आपको जब भी एग्जाम में टिक लगाओ तो इन सब चीजों को दिमाग में रखना। फिर नोटेबल एक्सपोनेंट्स की बात कर लें तो सदारंग अदारंग, मियाँ अच्छापाल, तानरस खान, मामन खान, चांद खान, नसीर अहमद खान एक एक्स्ट्रा नाम है, इसको याद कर लेना। कृष्णा बिस्ट एक्स्ट्रा नाम है, और इकबाल अहमद खान, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम कहाँ से आए? इसलिए आए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जो बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कहीं से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन जो आपको इमेज में जो नाम दिखेंगे वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगरा घराना की। दिल्ली से पहुंच जाएंगे हम लोग आगरा। आगरा घराना की बात करेंगे तो ऐसा है, जो डिबेट है इसके फाउंडर्स को लेके, ठीक है। कोई कहते हैं खुदा बख्श है, कोई कहते हैं हाजी सुजन खान है। तो जब डिबेट है तो हमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन सब चीजों को दिमाग में रखना है। इससे सवाल आए हुए हैं, घराना से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, ताकि आपके दिमाग में एक्सपोनेंट्स के नाम फीड करा दिए जाएं, ठीक है। तो फिर आगरा में जो फाउंडर्स की बात होगी तो सबसे पहला प्रायोरिटी हाजी सुजन खान, दूसरा प्रायोरिटी खुदा बख्श, ठीक है। उसके बाद रिवाइवल का जो अटेम्प्ट था वो फैयाज खान को जाता है, ठीक है। और रंगीला घराना इन्होंने नेम किया था क्योंकि फैयाज खान जो थे उन्होंने ही इसको रंगीला घराना कहा था, ठीक है। तो कहीं भी आपको रंगीला घराना अलग से दिख जाए तो उसको आप समझ लेना वो आगरा घराना से ही इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब इसमें आपको म्यूजिकल स्टाइल ख्याल और ध्रुपद दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो हाजी सुजन खान, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान, विलायत हुसैन खान, प्राणपिया, नायक गोपाल, महबूब खान दरसपिया, सरसरंग, दिनकर कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे सरस रंग है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और आप इसको सदा रंग से कंफ्यूज मत होना। सदा रंग इज फ्रॉम दिल्ली घराना और सरस रंग इज फ्रॉम आगरा घराना, ठीक है। और नौहर वानी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, हाजी सुजन खान का भी और सरस का रंग का भी। नौहर बानी, हमने बानी का जिक्र ऑलरेडी कर दिया है, ध्रुपद में आपको बता दिया था जो किस तरीके से बानीज डेवलप हुए अकबर के टाइम में, है ना। तो अब यहाँ पे आपको सारे नाम याद रखने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आगरा घराने में जब भी आपको प्राण प्रिया, दरस प्रिया, इस पिया, इस तरीके से नाम दिखेंगे तो आप समझ जाना ये आगरा घराना से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो एक तो आपके लिए ये एक तरीके का हिंट हो गया है ना। चलिए अब नाम को याद कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आगरा का ये इमेज है, यहाँ पे एक विलायती व्यक्ति आए हुए हैं। एक्चुअली में ये प्रिंस हैं आपको लंदन के, उनकी वाइफ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो ऐसा है,
जो ये व्यक्ति नायक फिल्म में थे, अनिल कपूर नाम है, और ये कृष्ण बने हुए हैं, गोपाल बने हुए हैं। तो नायक गोपाल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी देखने को मिलता है, इस पे कंफ्यूजन है, नायक गोपाल ऐसा कहा जाता है, जो नायक गोपाल पहले उन्होंने फाउंड किया था। तो इस पे बहुत सारी किताबों में भी देखने को मिला है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे सूजन खान जी हैं, सूजन खान आपको पता होगा, सुजैन खान नाम है इनका। और ये ऋतिक रोशन की वाइफ थी और डिवोर्स हो गया है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको फैयाज टक्कर एक कैरेक्टर है, इनका डेथ हो गया है, ये बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते थे। तो फैयाज टक्कर जो थे, इससे आपको फैयाज खान याद रखना है। और ये थोड़ा रंगीले मिजाज के हैं, जो सुजैन खान को देख के वाह वाह कर रहे हैं, क्योंकि ये रंगीले मिजाज के हैं, थोड़े से कैरेक्टर के ढीले हैं। तो इससे आपको ये पता हो जाना चाहिए, जो फैयाज खान ने ही रंगीला घराने को आगे बढ़ाया था, जो कि आगरा घराने से ही निकल के आया था। और ये जो विलायती व्यक्ति हैं, इससे आपको विलायत खान याद हो जाना चाहिए। अब विलायत अली खान और विलायत हुसैन खान दो हैं कैरेक्टर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये व्यक्ति जो है, इसके गले में कुछ अटक गया है, ठीक है, जिसको एक बड़ा सा सारस जो कलरफुल है वो निकाल रहा है। तो इसको आपको यहाँ पे घग्गे खुदा बख्श वो याद हो जाना चाहिए, सारस से सरस रंग। और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो हैं, जो आपको यहाँ पे महबूब खान दरस प्रिया है ना, वो आपको याद करा देंगे। और ये लताओं से सारस को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो इससे आपको लताफत अली खान याद हो जाना चाहिए। और ये जो कौवा है, वो इस पे अटैक कर रखा है, तो इससे वो भी दिन दहाड़े अटैक हो रखा है, तो इससे आपको दिनकर काकनी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो है थोड़ा सा फनी, तो इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो अनिल कपूर नायक फिल्म में आपने इनको देखा होगा, ये गोपाल बने हुए हैं, तो नायक गोपाल याद हो जाना चाहिए। कहीं कहीं आपको नायक गोपाल एज अ फाउंडर भी दिख सकते हैं, तो आपको इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं टेक्स्ट में ऐसा देखने को मिला है। हाजी सुजन खान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम, आगरा घराने की बात होगी तो हाजी हाजी सुजन खान से ही शुरुआत होगी, तो ये याद रख लेना है। ये फैयाज खान जी हैं, थोड़े से रंगीले मिजाज से हैं, तो रंगीला घराना की बात होगी, और आगरा घराना की बात होगी तो फैयाज खान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम। उसके बाद विलायत हुसैन प्राण पिया, ठीक है, ये आपको नाम याद रख लेना है, जो कि यहाँ पे विलायती व्यक्ति जो हैं, प्रिंस चार्ल्स हैं ये, जो कि आपको ताजमहल के आगे फोटो खिंचा रहे हैं, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। इनके गले में गिगी बंध गई है, जिसको ठीक किया जा रहा है, इन्होंने खुदा से विनती की है जो मेरा गला ठीक हो जाए, तो इसके लिए सारस आ गया है, ठीक है। तो घग्गे खुदा बख्श और सारस रंग याद हो जाना चाहिए। और ये सारस को देखते ही जो आपको महबूब खान दरस पिया जी हैं, इन्होंने ये लताएं फेंक के इसको पकड़ने की कोशिश की है, इससे लताफत हुसैन खान याद हो जाना चाहिए। और ये जो दिन दहाड़े एक कौवा जो अटैक कर दे रहा है, वो उससे आपको दिनकर काकनी याद हो जाना चाहिए। तो जब आप क्विकली देखोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और हाँ, नौहर बानी के लिए ये व्यक्ति ये जो सारस बैठा हुआ है, वो नाव पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी सूजन खान या फिर सरस रंग का नाम आएगा, तो आप नौहर बानी से रिलेट कर लेना, नाव पे बैठा हुआ है, ठीक है। और नाव यहाँ पे ताजमहल के आगे में लगा हुआ, क्यों? क्योंकि यमुना नदी है ना पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिंक करके पढ़ सकते हैं, और एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लो, ठीक है। नायक गोपाल हाजी सुजन खान, और उसके बाद फैयाज खान रंगीला मिजाज के हैं, विलायत हुसैन खान दरस प्रिया, ठीक है। तो विलायत हुसैन खान, विलायत अली खान नहीं, वो म्यूजिशियन है, यहाँ पे आपको वोकल्स की बात हो रही है, तो विलायत हुसैन खान, ठीक है। उसके बाद घग्गे खुदा बख्श, जिनके गले में गिगी बंधी हुई है, जो कि सारस ठीक कर रहा है, तो सारस रंग। और उसके बाद महबूब खान, उसके बाद लताफत हुसैन खान, दिनकर काकनी, ठीक है। तो यही नाम है, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। और नाव से नौहर बानी, तो यही सारे नाम है जो कि आगरा से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्वालियर घराने की बात कर लेते हैं। ग्वालियर घराना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट घराना माना जाता है। देखो ऐसा है, जो घराने जितने भी हैं वो अपने आप में कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट है, जिसमें से ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना, ग्वाल बच्चों का घराना, इन सब चीज़ों में आपको अक्सर ओल्डेस्ट वर्ड देखने को मिलेगी। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात होगी, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी ग्वालियर घराने को ही देना, ठीक है दोस्तों। तो ग्वालियर घराना जो है, ये ओल्डेस्ट घराना ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी सवाल आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट घराना फॉर द ख्याल गायकी, ठीक है, और एक लिस्ट दे दिया जाएगा। चलिए, तो इसके फाउंडर्स जो थे, वो थे उस्ताद नेथन पीर बख्श, नाथन पीर बख्श या फिर नेथन पीर बख्श कह लीजिए, और उस्ताद नत्थू खान, तो दोनों में नथ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। एक्सपोनेंट्स की बात करें तो हस्सू खान, हद्दू खान, वसुंधरा कोमकली,
विष्णु दिगंबर पलुस्कर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर घराने पे इस पे सवाल बहुत बार बन चुके हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, ये नाथ है, तो इस पे भी सवाल बन चुके हैं। बाला साहब पूछ वाले, और इन्हीं का बेटा है राजा भैया पूछ वाले। एक पूछ वाले आप याद कर लो, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वीणा सहस्त्र बुद्धे और मालिनी राजुरकार। उसके बाद बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, ये नाम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आए हैं और आते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ग्वालियर घराने को देखते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो ये ग्वालियर का सीन है, और ग्वालियर में क्या है, जो गाय की पूजा की जा रही है, किनके द्वारा की जा रही है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि विष्णु भगवान खुश हो सकें, और गाय का दूध निकाल के बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भगवान कृष्ण है, वो भी गाय को अपने बछड़े को लेके आए हैं और उसको इलायची खिला रहे हैं। यहाँ पे आपको एक व्यक्ति हैं जो कि सारंगी बजा रहे हैं, आपने थ्री इडियट्स में इनको देखा होगा। इनका नाम था वीरू सहस्त्रबुद्धे। यहाँ पे आपको वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे राजस्थान से आपको मध्य प्रदेश चलते हुए ग्वालियर आई हैं ये, और ये हैं वसुंधरा राजे, ये आपको राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो चलिए नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहले कहानी समझो, ऐसा है, जो गाय के नाक में एक मोटा सा नथ डाला गया है, जो आपको नत्थू खान याद करा देगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और नथ डालने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये हैं, इनका नाम है नेथन पीर बख्श। तो नत्थू खान एंड नेथन पीर बख्श जो कि फाउंडर हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। उसके बाद ये तो हो गए मुस्लिम लोग। हिंदू लोग कौन आए हुए हैं, तो ओमकार नाथ ठाकुर आए हुए हैं। ठीक है, ग्वालियर घराने के लिए, और ये झंडा लेके आए हुए हैं। और कौन से भगवान के लिए आए हैं ये लोग, ये सारे मिलके विष्णु भगवान को खुश कर रहे हैं। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, भगवान विष्णु कहाँ है, तो आकाश में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो विष्णु दिगंबर, जो दिगंबर का मतलब ही होता है आकाश, है ना। तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर, पालुस्कर किस लिए, क्योंकि यहाँ पे गाय पाला जा रहा है ना, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये राजा बाबू हैं, इनका नाम है राजा भैया पूछ वाले। क्यों? क्योंकि ये गाय के पूछ को अपने कंधे पे टिका के दूध निकालते हैं, है ना, कमाल की चीज। और इनके 3 बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में बच्चे नहीं है, इनके चेले हैं, जिनका नाम है हद्दू खान, हसू खान और नत्थू खान। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाने चाहिए। नत्थू खान तो यहाँ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक ही तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो है, जो कि बचपन के बाल रूप है इनका, और जो इलायची खिला रहे हैं इसको, तो बछड़े को, तो बाल कृष्ण, क्योंकि बाल रूप है ना इनका, बुआ इचल करंजीकर, इलायची खिलाते हुए, तो आपको याद हो जाना चाहिए, भूलोगे नहीं। वीरू सहस्त्र बुद्धे जो हैं, जो वीणा बजा रहे हैं, इसलिए इनका नाम आज से वीणा सहस्त्र बुद्धे हो गया है। और वसुंधरा जी जो हैं, ये प्रणाम कर रही हैं भगवान विष्णु को, यहीं से डायरेक्ट कर रही हैं, तो इनका नाम है वसुंधरा कोमकली। ठीक है, चुनावी सीजन है, प्रणाम करना बनता है ना, आशीर्वाद तो लेना बनता है ना। तो यही सारे नाम हैं ग्वालियर घराने के, बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको याद हो जाने चाहिए अब इमेज की सहायता से। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नथु खान, आपको बड़े से नथ से याद हो जाना चाहिए, एक बच्चे का भी नाम है नथु खान, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। उसके बाद नेथन पीर बख्श, जो पीर बाबा हैं। ओमकार नाथ ठाकुर, जो पंडित जी हैं। विष्णु दिगंबर पालुस्कर, ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद राजा भैया पूछ वाले, इनके पिताजी बाला साहब पूछ वाले थे। ठीक है, तो पूछ वाले मीन्स ग्वालियर घराना, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ग्वालियर जो होता है, ग्वालियर, तो ग्वालियर ग्वाला से बना हुआ है, ठीक है, ग्वाला मतलब गाय, है ना। उसके बाद जो ये 3 उनके चेले हैं, उनका नाम है हद्दू हसू नथु खान और बाल कृष्ण बुआ इचरंजिकर, इचल करंजिकर। ठीक है, तो इलायची खिलाते हुए भगवान बाल कृष्ण है। वीणा सहस्त्र बुद्धे, वीरू सहस्त्र बुद्धे से आप याद कर लेना, और वसुंधरा कोमकली। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब आप देखो नाम, आपको सारे नाम फेमिलियर लगेंगे। यहाँ पे आप सारे नाम देखो, हसू खान, हद्दू खान, वसुंधरा कोमकली, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बाला साहेब पूछ वाले, राजा भैया पूछ वाले, वीणा सहस्त्र बुद्धे, मालिनी रजुरकार छूटा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है वैसे। ठीक है, आप देखोगे जब इसको बार बार प्रैक्टिस करो तो यूं ही याद हो जाएगा। फिर बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर। अब ये इमेज को देखने के बाद मेरे को कैसा भी सवाल तुम दे लो, ठीक है, अगर मुझे नहीं भी पता होगा, तो अगर मान लो मेरे दिमाग से निकल भी गया होगा, तो नाम देख के याद आ जाएगा, और उससे मैं रिलेट करके क्वेश्चंस को टिक लगा के आ जाऊंगा। तो इसी तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करती है ना, यूनिक। चलिए आगे देखते हैं।
अब आते हैं किराना घराना। किराना घराना से बहुत सवाल आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किराना घराना की बात करें तो किराना नाम कैराना से पड़ा। कैराना, जो कि उत्तर प्रदेश का एक टाउन है, ठीक है। और किराना घराना के फाउंडर की बात करते हैं तो नायक गोपाल फाउंडर थे। और जो आपने आगरा घराने में भी देखा था, तो लेकिन ये डिस्प्यूटेड हमेशा से रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको अगर फाउंडर के नाम में अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान दिखे, तो आप आसानी से इसको टिक लगा देना, क्योंकि बेसिकली इन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया था। कब की बात है, तो अर्ली ट्वेंटियथ सेंचुरी की। और इसी को आपको प्रायोरिटी देना है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़े एक्सपोनेंट्स जिसपे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो है पंडित भीमसेन जोशी। उसके बाद उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वहीद खान, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। उसके बाद पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इससे भी बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी। यहाँ पे किराने घराने में जो भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपको, वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है, मतलब सारे फेमस हैं। उसका डॉक्टर प्रभा आत्रे, इससे भी सवाल बनते हैं। हीराबाई बारोडेकर, अमजद अली खान, मनिक वर्मा, रसिकलाल अंधारिया, सवाई गंधर्व। दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक सवाई गंधर्व और कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ऐसा कहते थे जो हम मुझे कोई घराने में नहीं बांध सकता, और सवाई गंधर्व जो है वो किराना घराना से, ठीक है। और वैसे कुमार गंधर्व को अगर घराने से अगर आप लिंक करना चाहो तो वो भिंडी बाजार घराने से, जिसकी चर्चा हम लोग अभी थोड़ी देर बाद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और नाम है सुरेश बाबू माने, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार इन सभी नामों को याद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये दुकान है किराने की जिसका नाम है करीम एंड वहीद किराना स्टोर। ये दो भाई हैं, ये व्यक्ति हैं, चाचा भतीजा कह लो या भाई कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। ये करीम है और एक ये वहीद जी हैं, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे इन किराने की दुकान में पहुंची हुई हैं गंगूबाई, और गंगूबाई के साथ ये जो व्यक्ति दिखते हैं, ये इनका नाम है रसिक लाल, ठीक है। तो चलिए एक बार याद कर लेते हैं। अब्दुल करीम खान, उसके बाद अब्दुल वहीद खान, ठीक है। ये तो नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। दो भाई मिलके किराना दुकान चला रहे हैं, ठीक है। भाई कह लो या चाचा भतीजा कह लो, जो भी कहना है कर लो। उसके बाद गंगूबाई हंगल, ये गंगूबाई काठियावाड़ी, अगर आपने मूवी देखी होगी तो ये कैरेक्टर आपको पता होगा, आलिया भट्ट का गंगूबाई। तो वहां से मैंने इसको लिया है। और वहीं पे एक और कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, रसिक लाल अंधारिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको रसिक लाल अंधारिया याद हो जाना चाहिए। उसके बाद ये जो गंगूबाई हंगल आई हैं पैसे लेके, ठीक है, चीजों को खरीदने के लिए, तो इससे आपको मनिक वर्मा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, विम बार की पूरी जो जूट बैग है उसमें विम बार भरा हुआ है, जो आपको भीमसेन जोशी याद करा देगा। ये नाम आप एकदम याद कर लेना, विम बार से रिलेटेड। आपको मैं जब 8 पर्सनैलिटीज कराऊंगा वहां भी आपको नाम याद कराऊंगा इसी मेथड से, ठीक है। तो ये एक तरीके से डबल रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ये जो जूट बैग में सेवइयां पड़ी हुई हैं, ये हैं सवाई गंधर्व, आपको याद करा देगा। और इससे गंध आ रही है क्योंकि खराब हो चुका है, इसलिए आप इस तरीके से सवाई गंधर्व याद कर लेना। और आशीर्वाद का जो आटा है, ये प्रभा आत्रे, इससे आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। आत्रे आटा होता है ना, उससे आपको आशीर्वाद आटा देख के याद आ जाना चाहिए। ये भी मैं आपको 8 पर्सनैलिटीज में करा ही दूंगा। और ये जो डायमंड कंपनी का ब्रेड है, ये आपको हीरा बाई बारोडेकर, डायमंड से हीरा हो गया, और बारोडेकर यानी कि ब्रेड, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप यही सारी चीजें तो किराने की दुकान पे खरीदने जाते हो, है ना। उसके बाद आम से अमजद अली खान हो जाना चाहिए याद। अमजद अली खान जो थे सरोद बजाते थे, ठीक है। कैसे याद होगा, तो फिर मैं 8 पर्सनैलिटीज में उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा विजुअलाइजेशन टेक्निक से, ठीक है। उसके बाद ये लाल कलर के जो चने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलते हैं इसी किराने दुकान में, जो कि आपको छन्नू लाल मिश्रा याद करा देगा, ठीक है। ये लाल कलर के चने जो हैं, तो चना से छन्नू लाल याद कर लेना। या फिर छेना की जो मिठाइयाँ होती है उससे भी आप याद कर सकते हो, जो कि मैंने 8 पर्सनैलिटीज में जो मैंने इमेज यूज किया है उसमें छेना दिखाया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे छन्नू लाल मिश्रा जो है वो बेसिकली किराना घराना से हैं, इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये जो कीर्ति सुरेश आई हुई हैं सामान लेने के लिए, मुस्कुरा रही हैं, आपको सुरेश बाबू माने याद करा देंगे, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। करीम एंड वहीद किराना स्टोर, इससे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद गंगूबाई जो हंगल, इससे रसिकला अंधारिया, मानिक वर्मा, भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व सेवई से,
ठीक है, भीम से भीमसेन जोशी। उसके बाद आप आशीर्वाद आटा से प्रभा आत्रे, हीराबाई बरोडकर ब्रेड से, अमजद अली खान आम से, और छन्नू लाल मिश्रा जो लाल चने रखे हुए हैं, लाल कलर के चने, यानी कि छन्नू लाल मिश्रा, और कीर्ति सुरेश से सुरेश भाई माने। यही है, आपको आसानी से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं जयपुर अतरौली घराना देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट घराना है ये भी। दोस्तों जयपुर अतरौली घराना को जयपुर घराना भी कहते हैं और अतरौली जयपुर घराना भी कहते हैं, ठीक है। किन्होंने खोजा था ये घराना? तो फाउंडर हो गए अलादिया खान, ठीक है। तो इस उन्हीं के नाम पे ये अलादिया खानी गायकी भी इसको कहा जाता है, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का ही पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया अलादिया खान ने ही इनको खोजा था। कब की बात है? तो 19th सेंचुरी की बात है। और ये ध्रुपद ट्रेडिशन, ठीक है, से इवॉल्व होते हुए आया है और ख्याल में एक तरीके की एक्सपर्टीज उन्होंने डेवलप कर ली है जिन्होंने। तो जयपुर अतरौली घराना के जो गायक हैं वो सभी लोगों ने। एक्सपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले केसर बाई करेकर, इसको अक्सर दिमाग से निकल जाता है तो इसको आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। पद्मा तलवलकर, पद्मावती शालिग्राम गोखले, मोगूबाई कुर्डीकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर, श्रुति साडोलीकर और अश्विनी भिड़े। यहाँ पे नाम में आपको एक चीज बड़ा अच्छा लगा होगा देख के, जो ज्यादातर नाम मराठी नाम है ना। तो ये एक तरीके का की है जो नामों के लास्ट में कर लगा हुआ होगा, तो आप समझ जाना ये जयपुर अतरौली घराने से होंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम है। मैं तो आपको इंपॉर्टेंट वाले ही करा रहा हूँ ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या आ जाएगा कौन जानता है। तो हम तो उसी चीजों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप इमेज देख लो, ये है जयपुर का हवा महल। इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, है ना। तो यहाँ पे जयपुर के हवा महल पे सबसे ऊपर एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, जो कि अल्लादिया खान आपको आसानी से याद करा देगा, ठीक है। तो उस्ताद अल्लादिया खान वो इज द फाउंडर ऑफ जयपुर अतरौली घराना। अब इनके साथ साथ ये पहुंची हुई हैं किशोरी अमोलकर, कि जया किशोरी आपने नाम सुना होगा, तो जया किशोरी से जयपुर किशोरी भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम, असली नाम है जया किशोरी, ठीक है। तो किशोरी अमोनकर आप इससे याद कर लेना। और ये बहुत बार सवाल आ चुका है एसएससी में, ठीक है। और जब से मैंने ये इमेज बनाई है उसके बाद ये चीज मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं है, तो फिर आपके दिमाग से भी नहीं निकलेगी, है ना। तो किशोरी अमोनकर ये भी पहुंची हुई है उस्ताद अल्लादिया खान के साथ। ये भगवान को याद कर रहे हैं और ये अल्लाह को याद कर रही हैं। उसके बाद लटकते हुए मोगली भी पहुंच गया है, जो कि आपको मोगू बाई कुर्डीकर आसानी से याद करा देगा। मैंने एक जगह सवाल देखा जहां पे मुझे मोगू बाई दिखा, बस इतना ही मुझे याद था और कुछ याद नहीं था, तो आसानी से मैं समझ गया कि ये जयपुर अतरौली घराने की बात हो रही है। अब यहाँ पे पैडमैन है जो कि सैनिटरी पैड लेके खड़ा है, अक्षय कुमार, जो आपको 2 नाम याद कराएंगे। एक है पद्मा तलवलकर, ठीक है, और एक है पद्मावती शालिग्राम गोखले। ये दोनों नाम आपको याद कर लेने चाहिए। तो की क्या है? तो यहाँ पे पैड है, सैनिटरी पैड, उससे पद्मा और पद्मावती हो गया। और जैसा कि मैंने बताया मराठी नाम है, तो आप आसानी से समझ जाना ये जयपुर घराने की बात हो रही है, जयपुर अतरौली घराने की बात हो रही है। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं कर्नाटका के, शायद वहाँ के ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शायद। तो आपको मल्लिका अर्जुन मंसूर इससे याद हो जाना चाहिए। ये माइक लेके यहाँ पे गायकी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए हुए हैं। और इनके गाने को सुन के ये व्यक्ति चौंक के देख रहा है इनको, यार क्या गा रहे हैं ये। तो इससे आपको अश्वनी भिड़े याद हो जाना चाहिए। अश्वनी भिड़े जो है, भिड़े, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर था जहां से मैंने इसको लिया है, ठीक है। और उसके बाद केसर बाई करेकर, ये दोस्तों सवाल आते हैं और ये अक्सर दिमाग से निकल जाता है, मेरे से भी दिमाग से निकल जाता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे से ज्यादा मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो आपको ये नाम जरूर याद रख लेना है, केसर बाई करेकर। तो केसर बाई करेकर इज फ्रॉम जयपुर अतरौली घराना, कंफ्यूज मत होना, ये अक्सर दिमाग से, मेरे से तो निकलता है, आपसे नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग भिंडी बाजार घराने को देख लेते हैं। दोस्तों भिंडी बाजार घराना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इससे बिलोंग करती हैं, ठीक है, गायकी के फील्ड में। तो
ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। तो ऐसा कहा जाता है जो भिंडी बाजार घराने के जो फाउंडर्स थे, नजीम, छजू एंड खादिम हुसैन खान, ये आपको इनिशियली दिलावर हुसैन खान के अंदर में ट्रेन होते हैं, जिन्होंने आपको उसके बाद जाके डागर घराना और रामपुर घराना में जाके ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मुरादाबाद से भिंडी बाजार जो कि बॉम्बे में जगह है वहाँ पे लोकेट हो गए, और यहीं पे आपको बहुत बड़े बड़े म्यूजिकल एक्सपोनेंट्स जो बॉलीवुड के हैं उन्होंने जाके अपनी ट्रेनिंग ली। ठीक है, और धीरे धीरे भिंडी बाजार घराना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता चला गया। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो अमन अली खान, ठीक है, अंजनी बाई मालपेटकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, कुमार गंधर्व। जैसा कि मैंने बताया, कुमार गंधर्व खुद कहते हैं जो किसी घराने से उनको बांध के नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर आप उनके ट्रेनिंग को देखा जाए, उनकी गायकी को देखा जाए, शैली को देखा जाए, तो भिंडी बाजार घराने से उनको जोड़ के देखा जाता है। तो ये सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। और इस पे सवाल आए हुए हैं, सभी पे सवाल आए हुए हैं, इंक्लूडिंग जो फाउंडर हैं सारे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, जो बॉम्बे में जगह है भिंडी बाजार, वहाँ पे भिंडी बिकती है, और कब बिकती है तो सिर्फ और सिर्फ ये मंडे को ही बाजार लगता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिटलर हैं ये नाजी थे। ठीक है, तो ये छज्जे पे बैठे हुए हैं और भिंडी बेच रहे हैं। ठीक है, और अपनी चप्पल कहीं चोरी ना हो जाए, तो खादिम का इनका चप्पल है, खादिम कंपनी का, तो इन्होंने चप्पल को यहाँ पे टांग रखा है। तो ये आपको तीन चीज याद करा देंगे। क्या क्या याद कराएंगे? तो सबसे पहले नाजी, इनका नाजिर खान आप याद रख लेना, नाजी से। ठीक है, जो हाथ में सिंबल बना हुआ है। उसके बाद छज्जे पे बैठे हैं ये छज्जू खान, और खादिम हुसैन खान, क्योंकि खादिम की इनकी चप्पल है। तो ये सारे हो गए फाउंडर भिंडी बाजार घराने के, याद हो गया। उसके बाद ये अमन बोट के जो फाउंडर हैं, अमन, ये शार्क टैंक में भिंडी खा रहे थे, तो वहाँ उनको अच्छा लग गया, तब से ये भिंडी ही खाते हैं, बड़े बड़े भिंडी खाते हैं। तो ये आपको अमन अली खान याद करा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आशा भोसले जी जो हैं, ये लता मंगेशकर को भिंडी की माला से आपको स्वागत कर रही हैं। तो दोनों नाम आप याद कर लो, आशा भोसले और लता मंगेशकर, बोथ बिलोंग्स टू द भिंडी बाजार घराना। अब इस इमेज को अगर आपके दिमाग में ये छप गया, तो फिर तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ जाए, आप आंख मूंद के टिक लगा दोगे जो ये दोनों भिंडी बाजार घराने से बिलोंग करते हैं, है ना। उसके बाद अंजलि मालपेटकर, ये इस व्यक्ति की बेटी है, भिंडी बेचने वाले की बेटी है, जो कि अपने माल वाले टुकड़ी, यानी कि भिंडी वाले जो टुकड़ी होती है इसी में बैठी रहती है। ठीक है, तो इससे आपको अंजनी बाई माल पेटकर याद हो जाना चाहिए। और एंजल है ये, देख जैसा कि इनका पंख आपको दिख रहा होगा, इससे आप एंजल या फिर अंजनी बाई मालपेटकर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये कहीं भी देखोगे तो आपको याद आ ही जाएगा। मैंने सोचा था जो मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन मैंने जब सवाल देखे तो फिर मुझे आसानी से याद हो गया था, ये भिंडी बाजार घराने के, है ना। तो आपके भी दिमाग में ये बैठ जाएगा। और ये बाजार लगता कब है? तो सिर्फ और सिर्फ मंडे को लगता है। और क्यों लगता है? तो मन्ना डे की याद में लगता है, तो मन्ना डे भी हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपोनेंट्स याद हो जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपको जो फाउंडर हैं वो, जिनका नाम है नज़ीर खान, छज्जू खान और खादिम हुसैन खान, अमन अली खान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, अंजनी बाई मालपेटकर, मन्ना डे। ठीक है, ये सारे भिंडी बाजार से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पटियाला घराना देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। दोस्तों पटियाला घराने की बात करें तो आपको याद क्या रखना है, जो एक पटियाला पेग होता है। ठीक है, जो कि पंजाब के लोग जो शराब का जो पेग बनाते हैं वो पटियाला पेग बनाते हैं, जो कि आम पेग से बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी में होता है। ठीक है, तो आपको पटियाला पेग याद रख लेना है। ठीक है, पटियाला पेग, बस। और ये क्यों? तो ये बड़े पेग होते हैं। तो कोई भी आपको एक्सपोनेंट के नाम में बड़े दिख जाए तो समझ जाना ये पटियाला घराने का है। ठीक है, तो चलिए ये आपको दिमाग में रख लेना है, दिस इज द हिंट फॉर यू। अब आगे का देखो। तो ऐसा है, जो पटियाला घराना जो है वो फतेह अली खान अली बख्श जर्नैल के द्वारा फाउंड किया गया है। बड़े फतेह अली खान जो है, यहाँ पे फतेह अली खान जो लिखा हुआ है वो बड़े फतेह अली खान भी करके आ सकते हैं। तो आप इमेजिन कर लेना, जो बड़े पेग बन रहे हैं तो बड़े फतेह अली खान जो है वो पटियाला घराने के हैं। ठीक है, और ये जो घराना है यहाँ पे ख्याल, गजल और ठुमरी तीनों देखने को मिलता है। गजल जो है वो बेसिकली सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके बड़े गुलाम अली खान, बड़े फतेह अली खान, जैसा कि मैंने बताया बड़े बड़े पेग बनते हैं ना पटियाला में, अली बख्श जरनैल खान, मुन्नावर अली खान, रजा अली खान, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को लेके बहुत जगह
घराने को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, लेकिन अगर ट्रेसेस निकाले जाएं तो वो पटियाला घराने से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नाम याद करने के लिए ना आपको यहाँ पे पटियाला पेग किचन एंड बार, एक तरीके के रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फतेह अली खान जी हैं, नुसरत फतेह अली खान है, आ, उनका बड़ा सा पेग बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये शराब को पका कर लाए हैं, जला कर लाए हैं। कौन? तो अली बख्श जी। ठीक है, तो इससे आपको फतेह अली खान याद हो जाना चाहिए। बड़ा सा इनका जो पेग बन रहा है वो आपको अली बख्श जरनैल खान बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये फाउंडर हो गए, इसको आपको याद कर लेना है। मोहम्मद अली से आपको अली बख्श जरनैल खान, जो पेग को एक तरीके से जला करके गोल्डन कलर बना के इनको दे रहे हैं, बड़ा सा पेग बना रहे हैं। तो इससे आपको बड़े फतेह अली खान भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रजा मुराद हैं, ये एक्टर थे रजा मुराद। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज जान लो, ये रजा मुराद हैं और उनकी ये बेगम है। ठीक है, तो बेगम खुद तो पेग बना रही है और इनको एक गिलास पानी दे रही है पीने के लिए। ठीक है, तो रजा मुराद से आपको रजा अली खान याद हो जाना चाहिए, और बेगम जो पेग बना रही है, और कहने की किसी को बताना मत जो मैं पेग बना रही हूँ, मैं चुपके से पेग बना रहा हूँ, ये भाई साहब चौंक के इसको देख रहे हैं। तो इससे आपको बेगम अख्तर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है ये नशे के गुलाम हो रखे हैं, इनके गले में जंजीर आपको देख के लग गया होगा, जो आपको बड़े गुलाम अली खान के याद करा देंगे। और इनका बेटा ये रहा जो दिखा रहा है, जो मेरे पिताजी गुलाम तो मैं भी गुलाम, तो इन्होंने भी हाथ में हथकड़ी लगाई हुई है। तो ये आपको मुनव्वर अली खान, ये मुनव्वर राना मुनव्वर बड़े बिग बॉस जीते थे शायद ये, जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मुझे याद है, मैंने पढ़ा था अखबार में कहीं। तो मुनव्वर खान से आपको मुनव्वर अली खान याद हो जाना चाहिए, मुनव्वर से। ठीक है, तो यही नाम है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लो। सबसे बड़ा पैक जो बन रहा है किनके लिए बन रहा है? फतेह अली खान के लिए। कौन बना रहे हैं? तो अली बख्श जनरल खान, है ना। उसके बाद रजा अली खान, इनको सादा पानी दे दिया गया है, और उनकी बेगम जो है वो बेगम बड़ा सा पैक बना रही है, बेगम अख्तर। गुलाम अली खान, ये गुलाम बने हुए हैं, बड़े गुलाम अली खान है ये, और ये मुनव्वर अली खान है। ठीक है, तो यही नाम है इंपॉर्टेंट पटियाला घराना से जो आपको पता होने चाहिए। तो एक करंट अफेयर्स भी आप जान लो पटियाला घराना से, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है सोमदत्त बट्टू, जिनको पद्मश्री इस बार मिला है। ये हिमाचल प्रदेश से हैं, पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने 6 कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में 6 दशकों से भी ज़्यादा में परफॉर्म किया है। इनको मिला है इस बार पद्मश्री, और ये पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं। कैसे याद रखोगे? याद ऐसे रखोगे, जो पटियाला घराना में हमने देखा क्या था, तो शराब जो था वो बड़ा की रोल अदा करता था, बड़े बड़े पैग बन रहे थे। और इनका नाम क्या है? तो सोमदत्त बट्टू। सोम जो होता है, सोम रस, शराब को सोम रस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सेटेरिकल वे में कहते हैं, लेकिन कहते तो जरूर है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इससे आप सोमदत्त बट्टू जी को आप पटियाला घराना से जोड़ के रखना, कभी भी सवाल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। चलिए अब देखते हैं रामपुर सिसवान घराना। तो रामपुर सिसवान घराना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, रामपुर सिसवान घराने को तवज्जो बाकी जगह तो कम मिली है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में इसको तवज्जो अच्छे से मिली है, तो इसीलिए हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। तो रामपुर सिसवान घराना की बात करें तो इनायत हुसैन खान ये हो गए इसके फाउंडर। ठीक है, और रामपुर कहाँ पे जगह है? तो रामपुर स्टेट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो रामपुर स्टेट नहीं है बेसिकली, ये उस समय में रॉयल कोर्ट हुआ करता था रामपुर स्टेट के नाम से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है एज अ फाउंडर इनायत हुसैन खान, और उसके फादर हुआ करते थे महबूब खान, जिन्होंने धीरे धीरे इस घराने को डेवलप किया। और उसके बाद इन्हीं के रिश्तेदार उस्ताद फिदा हुसैन खान, हैदर खान, फिर एक पद्म भूषण जिनको मिला हुआ है वो है उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान। इस पे भी सवाल आते हैं, तो उसको आपको दिमाग में रखना है। बाकी एक्सपोनेंट्स की बात करें तो हैदर खान, उस्ताद फिदा हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि सिंगर हैं, और राशिद खान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। छोटा सा इमेज है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि इन्हीं सभी पे सवाल बनते हैं। तो बेसिकली भगवान राम जो हैं वो अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, और देखते हैं अपने आप को अयोध्या के राजा के रूप में। तो इससे आपको उस्ताद
इनायत हुसैन खान याद हो जाना चाहिए। रामपुर से भगवान राम हो गए, और ये आईना से इनायत आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करोगे, एक बार दो बार देखोगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये हैदर मूवी का सीन है, ठीक है, जिसको तैयार किया जा रहा है फिदा हुसैन जी के द्वारा। ये मकबूल फिदा हुसैन बेसिकली हैं तो पेंटर, लेकिन हमने इनका इस्तेमाल किया है घराने में, रामपुर सिसवान घराने में याद कराने के लिए, ठीक है। तो हैदर से हैदर खान याद हो जाना चाहिए आपको, और आपको जो ये मकबूल फिदा हुसैन जी जो आपको फिदा हुसैन खान याद करा देंगे, ठीक है, जो इसको पेंट कर रहे हैं, इसे आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद ये व्यक्ति हैं नाना पाटेकर। एक इनकी मूवी आई थी गुलाम मुस्तफ़ा, जिसमें ये एक तरीके से रॉबिन हुड टाइप क्रिमिनल बनते हैं। रॉबिन हुड कहने का मतलब भला भी करते हैं और गुंडे तो हैं ही। तो इससे आपको यहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा खान याद हो जाना चाहिए, जो कि बेसिकली सिंगर थे, ठीक है। और रस्सी से लटका हुआ जो व्यक्ति है, जिसकी रस्सी इन्होंने काट दी है, गुलाम मुस्तफ़ा खान जी, ये आपको राशिद खान याद करा देगा, ठीक है। और राशिद खान आपको याद और भी कारण से रखना है, इसलिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, और ये हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये म्यूजिक माइस्ट्रो उस्ताद राशिद खान जो है, ये रामपुर सिसवान घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विकली आप रिवाइज कर लो। भगवान राम जो है वो आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं, ये इनायत हुसैन खान हो गए। हैदर खान, हैदर से आपको याद हो जाना चाहिए। मकबूल फिदा हुसैन से आपको उस्ताद फिदा हुसैन खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान, आपको नाना पाटेकर की एक मूवी आई थी गुलाम मुस्तफ़ा, उससे आपको याद हो जाना चाहिए। बड़ी सी रामपुरी चाकू इन्होंने हाथ में ले रखी है और रस्सी को काट दिया है, रस्सी काटने से ये राशिद खान आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रामपुर सशवान घराना। अब बचता है इंदौर घराना। दोस्तों इंदौर घराना भी अपनी गायकी के लिए बड़ा ही फेमस है। दोस्तों इंदौर घराना की बात करें तो उस्ताद आमिर खान, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। इसलिए याद कर लेना है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल इंदौर घराना से आपको आमिर खान से ही रिलेटेड होगा। ऑलमोस्ट 95% नाम आमिर खान से पूछा जाएगा, इंदौर घराना से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। और इन्होंने ख्याल गायकी को नया डायमेंशन दिया, ठीक है। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। जिस तरीके से हमने आमिर खुसरो देखा था और आमिर खान देखा था, दोनों ख्याल गायकी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो इंदौर घराना है ये यंगेस्ट घराना माना जाता है। ओल्डेस्ट कौन सा था तो ग्वालियर था, यंगेस्ट कौन सा है तो इंदौर घराना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एक्सपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या था, जो आमिर खान जब मर गए थे, तो उनके जो डिसाइपल यानी कि शिष्य थे, वो आते थे, पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, पूर्वी मुखर्जी, कनकना मुखर्जी, ये सारे जो हैं ये इंदौर घराने को आगे लेकर गए। क्योंकि ये यंगेस्ट घराना है, तो फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी सुने नहीं हो, लेकिन आमिर खान साहब का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि इंदौर घराने से हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो ये इमेज है जिसमें आमिर खान साहब दौड़ रहे हैं, इससे आपको इंदौर घराना घराना याद हो जाना चाहिए। ये कौन सी मूवी का सीन है, लाल सिंह चड्ढा का है, ठीक है। हाथ में झंडा अलग है ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाए, जो ये उस्ताद आमिर खान साहब हैं, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। तो चलिए अब मेवाटी घराना की बात कर लेते हैं। मेवाटी घराने की बात करें तो ये आपको घग्गे नजीर खान और वहीद खान जो है उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। सवाल इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, जो मेवाटी घराना किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपका पंडित जसराज है, ठीक है। इसी पे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है। और ये जो मेवाटी घराना है, जो कवाल बच्चों का घराना है ना, उसी से ये निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखना है। और इसमें आपको ग्वालियर घराना, किराना घराना, डागर बानीबाज, इस सभी जगह से आपको एलिमेंट्स लिए गए हैं, तब जाके मेवाटी घराना डेवलप हुआ है। और मेवाटी घराना में आपको जो नाम इंपॉर्टेंट है वो पंडित जसराज है। ये हो गए, इनके बच्चे हो गए, ठीक है। ये सभी मिलके मेवाटी घराने को ऊपर लेके गए। और वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट तराना सिंगर हैं, तराना जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, वो हुए आपको पंडित रतन मोहन शर्मा, जो कि मेवाटी घराना से बिलोंग करते हैं। और 2011 में इनको तराना का बादशाह कहा जाता था। रतन मोहन शर्मा इन्हीं के बेटे हो गए, जसराज साहब के, ठीक है। फोटो दिखा देता हूं मैं, आप इससे लिंक कर लेना। ये आपको पंडित जसराज हो गए, और यहाँ पे आपको जो बेटे हैं ये हैं रतन मोहन शर्मा, ये रहे रतन मोहन शर्मा। और उनके इनके बेटे जो हैं ये आपको स्वर शर्मा हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो। कैसे याद रखोगे पंडित जसराज को मेवाटी घराने से, तो ये बड़ा सा मेवा
खा रहे हैं, ठीक है, और इनके मुंह से रस टपक रहा है मेवा को देख के, ठीक है, तो इससे आप आसानी से याद कर लेना मेवाटी घराना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब श्याम चौरासी घराना देख लेते हैं। श्याम चौरासी घराना की जब बात होगी तो सबसे पहले आप ये समझो, जो चांद और सूरज जो है, उन्होंने ही श्याम चौरासी घराना बनाया था। दोस्तों ये सब छोटे छोटे घराने हैं, कहने का मतलब ये, जो इसमें जो लिमिटेड सवाल आते हैं वो बस मैं आपको बता देता हूँ। तो श्याम चौरासी, शाम से आप समझ जाना, जो चांद निकलता है शाम को और सूरज का अस्त होता है, शाम को सूरज ढलता है और चांद का नूरे दीदार होता है। नूरे किस लिए? नूरे इसलिए क्योंकि नूरन सिस्टर्स श्याम चौरासी घराने से बिलोंग करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनेगा, जो नूरन सिस्टर्स एक हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, वो श्याम चौरासी घराने से हैं। म्यूजिक का स्टाइल ध्रुपद स्टाइल है। और नोटेबल फिगर की बात करें तो विलायत अली खान, हमने विलायत हुसैन खान देखा था आगरा घराना में, यहाँ पे विलायत अली खान है जो कि माइस्ट्रो हैं ध्रुपद में, ठीक है। विलायत अली खान बेसिकली सितार बजाते हैं। जब मैं आर्ट पर्सनैलिटीज कराऊंगा ना तो आपको ये सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, जब मुझे याद है तो आपको भी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की टेक्निक सेम है, आपके याद करने की भी और मेरे को भी याद करने की टेक्निक, दोनों विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है, दोनों के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और विलायत अली खान के जो पुत्र थे नजाकत अली खान और सलामत अली खान, इन्होंने इस घराने को आगे बढ़ाया, ठीक है। और फिर पार्टीशन होता है, और पार्टीशन होने के बाद ये फैमिली पाकिस्तान चली जाती है, और उसके बाद ये वहीं पे डेवलप होता है पाकिस्तान में। चलिए नूरन सिस्टर्स को देख लेते हैं। ये नूरन सिस्टर्स हैं, ज्योति नूरन एंड सुल्ताना नूरन, दोनों, एक तो 1994 में जन्म ली थी और एक 1992 में। ये इंडियन सूफी सिंगिंग है और जो कि शाम चौरासी घराने से बिलोंग करती हैं। तो इसको आपको सवाल देखने को मिलता है। सवाल क्या देखने को मिलता है? सवाल ये देखने को मिलता है, एक तो सूफीज्म से रिलेटेड इनका सवाल देखने को मिलता है, जो सूफी सिंगर है, और दूसरा शाम चौरासी घराना, इससे भी सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। अब यही आपको हैंडआउट में लिस्ट मिल जाएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। एक बार अगर आप कहो तो मैं लिस्ट पढ़ा दूं, लेकिन वो एक बहुत लंबा हो जाएगा, आप आराम से उसको बैठ के देख लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दरभंगा घराना के जो बताए थे, मैंने जो मलिक नाम आप याद रखना दरभंगा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राम कुमार मलिक जो हैं, पंडित राम कुमार मलिक, उनको पद्मश्री 2024 में मिला था, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। आप इसको आराम से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो नाम है एक बार आप इसको देख लोगे, आपको सारे नाम यूं ही याद हो जाने चाहिए। ये सारे नाम अब आपके लिए केक वॉक होने चाहिए, आप इसी से आप आसानी से रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है, तो फाउंडर्स को आप एक बार देखना और एक्सपोनेंट्स को अलग से देखना, ठीक है, तब आपको दिमाग में चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दो चार घराना और भी देखेंगे जहां पे बेसिकली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, जैसे सेनिया घराना, जो कि रामपुर घराना उसको भी कहा जाता है। यहाँ पे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया हैं, जिनको हम लोग आर्ट पर्सनैलिटीज में कवर कर लेंगे। डुमराव घराना के हो गए आपको बिस्मिल्ला खान जी, इसको भी हम लोग आर्ट पर्सनैलिटीज में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत कहना जो आधा कवर हुआ है, नहीं होगा पूरा कवर। एक्सपोनेंट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो जो जो फेमस है वो तो मैं आपको जरूर ही करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक को देख लेते हैं। दोस्तों सेमी क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठुमरी। ठुमरी क्या होता है? जो भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड होता था, जिसमें भगवान कृष्ण का जो श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी और अवधी डायलेक्ट का यूज होता है। ब्रज भाषा जिसको बोलते हैं ना, ब्रज बोली, ब्रज बोली ठुमरी। तो दो टाइप की ठुमरी होते हैं, पूर्वी ठुमरी जिसमें स्लो टेम्पो होता है, और पंजाबी ठुमरी जो कि फास्ट एंड लाइवली टेम्पो देखने को मिलता है। इसके भी दो घराने हैं, घराने हैं बनारस एंड लखनऊ, बस आपको नाम याद रख लेना है, उसके बाद इससे सवाल नहीं आते, ठीक है। और बेगम अख्तर जो हम लोगों ने देखा था पटियाला घराने में, है ना, मोस्ट टाइमलेस वॉइस ऑफ सिंगिंग ठुमरी। क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहते हैं? तो गिरिजा देवी जी को कहते हैं, ठीक है। तो ये गिरिजा देवी जी हैं, ये बेगम अख्तर हैं। was a prominent Indian classical singer associated with सेनिया एंड बनारस घराना, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। सबसे ज्यादा सवाल आएगा क्वीन ऑफ ठुमरी किनको कहते हैं? गिरिजा देवी जी, ठीक है, जो कि बनारस घराने से बिलोंग करती हैं। और ये मैं जब आपको आर्ट पर्सनैलिटीज कराऊंगा तो आपको ये चीज करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। उसमें भी हमने बहुत सारे इमेज बनाए। उसके बाद टप्पा। टप्पा जान लो क्या होता है दोस्तों? आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जो ऊंट जो चलता है ना, तो टप 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 करके आवाज आती है,
अगर वो सख्त सरफेस पे चलता है। ठीक है, तो ये जो टप्पा है ये एक्चुअली में फोक सॉन्ग डेवलप हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और जो कैमल राइडर्स थे उनके द्वारा में। तो फिर टप्पा डांस म्यूजिक, फोक म्यूजिक कहाँ का है? तो पंजाब। सवाल आए हैं, आएंगे, तो आपको दिमाग में रखना है। हालांकि अब ये टप्पा बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ठीक है, तो आपको मुगल कोर्ट जो था एम्पेरर मोहम्मद शाह का, वहां पे ये टप्पा एज अ म्यूजिक सेमी क्लासिकल इंट्रोड्यूस किया गया था और स्पेशलिटी के रूप में, और वहां से इसको एक तरीके से प्रोमिनेंस मिला। ठीक है, तो ये आपको बस बस दिमाग में रखना है। फिर गजल की बात कर लेते हैं। तो गजल जो होता है, इसमें दो तरीके की थीम आपको देखने को मिलेंगे। एक है पेन और लॉस ऑफ सेपरेशन में गजल गाई जाती है, या फिर किसी भी ब्यूटी को चरितार्थ करना हो, उसको बताना हो, तो उसमें भी लोग गजल गाते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपको देखने को मिलता है। हाँ, गजल के ओरिजिन से सवाल आते हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, जो ईरान से ये आया 10th सेंचुरी एडी में। ठीक है, जहाँ पे आपको पर्शियन, उर्दू, अरबिक एंड इंडियन सभी तरीके के लिटरेचर एंड म्यूजिक और कल्चर्स का समागम है ये गजल। फेमस पर्सन्स की बात करते हैं तो मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, रूमी जो कि 13th सेंचुरी में थे, हाफिज 14th सेंचुरी में, और काजी नजरुल इस्लाम। दोस्तों, इस लेक्चर में बहुत सारे नाम हैं। आई नो ये आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालता है, लेकिन आप जब इसको रिवाइज करोगे ना, तो आप देखोगे जो किस तरीके से चीजें रिकॉल हो रही हैं। चलिए अब आते हैं कर्नाटिक म्यूजिक को देखते हैं। हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक को देख लिया था, अब इंडियन म्यूजिक के दूसरे पार्ट कर्नाटिक म्यूजिक को देखते हैं। दोस्तों, कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में देखने को मिलता है। और जो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट थे वहीं से डेवलप होकर आया है। जैसा कि आपने देखा, जो पर्शियन इन्फ्लुएंस के कारण आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, लेकिन कर्नाटिक म्यूजिक जो था वो इंटैक्ट रह गया। तो साम वेद जो वेदों का स्रोत है वो आज भी इसका स्रोत है। और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से डिफरेंट क्यों है? तो इसमें आ, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो था वहाँ पे पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इसमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। और एम्फेसिस यहाँ पे वोकल म्यूजिक पे दिया जाता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ज़्यादातर मृदंगम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्स की बात करते हैं तो श्रुति जो कि रिलेटिव पिच होता है, स्वर द म्यूजिकल साउंड ऑफ सिंगल नोट, और ताल रिदमिक साइकिल, पल्लवी ठीक है प्राइमरी थीम लाइन, अनुपल्लवी फॉलोज पल्लवी ऑफर्स वेरिएशन, वर्णम इंट्रोडक्टरी पीस, और राग मलिका कंपोजिशन विद मल्टीपल राग्स एंड डाइवर्स मेलोडिक जर्नी। दोस्तों, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आपको? अगर ये नहीं बताऊंगा तो फिर क्या बताऊंगा कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में? ठीक है, अब जो सवाल पूछते हैं उस पे भी हम लोग आते हैं। दोस्तों, अब क्या है ना, जो कर्नाटिक म्यूजिक के प्रोपोनेंट्स के बारे में जान लो, इससे सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दूंगा। फर्स्ट कर्नाटिक कंपोजर की बात करेंगे तो आपको एक नाम याद रखना है, अन्नामाचार्य। ठीक है, ये आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट कर्नाटिक कंपोजर हुआ करते थे। संकीर्तन लिखते थे ये। संकीर्तन अगर पूछा जाए, देखो देखो संकीर्तन दो हैं। अगर संकीर्तन पूछा जाए जो कहाँ का फोक डांस है या फिर म्यूजिक है, तो मणिपुर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कर्नाटक म्यूजिक से लिंक किया जाए तब आप इसको अन्नामाचार्य से जोड़ के देखना। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये जो डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे भगवान विष्णु के लिए, भगवान वेंकटेश्वर के लिए, ठीक है, तेलुगु में, जिसको संकीर्तन कहा जाता था। ठीक है, वाइडली हेल्ड एज द ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग। अगर पूछा जाए जो ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग कौन हुए, तो अन्नामाचार्य। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अब आते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम, जिनका नाम है पुरंदर दास। इस पे सवाल बन चुके हैं, इससे सवाल आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक के फाउंडेशन में बहुत ही बड़ा अहम योगदान दिया था, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और इनको फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। और ये डायरेक्टली सवाल आता है, जो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कौन हुए, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। तो आपको दिमाग में रखना है, उनका नाम है पुरंदर दास। ठीक है, और इनको नारद मुनि का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक किताब लिखी गई थी दास साहित्य, जो कि कर्नाटिक म्यूजिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब साबित हुई। फिर आते हैं क्षेत्रया, जो कि 1600 टू 1680s में, जैसा कि आप टाइमलाइन है देख सकते हो, 14
टू 15th, इसी समय में आपको एक तरीके से कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में डिवीजन शुरू हो गया था। उसके बाद उसी समय के पीरियड में पुरंदर दास भी आए, और उसके बाद से उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके गए क्षत्रिय। ठीक है, ये तेलुगु पोएट थे, और इनके जो पद हैं वो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी परफॉर्मेंस में देखने को मिलते हैं। लॉर्ड कृष्णा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भद्रचल रामदासु, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये भगवान राम के बहुत ही बड़े उपासक थे, उन्हीं के लिए गाना गाते थे, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। कब? तेलुगु में। ठीक है, और इनको वैज्ञकार भी कहते हैं। तो सवाल, अगर वैज्ञकार किनको कहते हैं अगर सवाल आ जाए, तो भद्रचल रामदासु नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, और इनके जो कंपोजिशन होते थे वो तेलुगु में तो होते ही थे, कुछ संस्कृत में भी देखने को मिलते थे, लेकिन भगवान राम पे जरूर होते थे। ठीक है, और तेलुगु वग्गकारज और जो हुए, जिससे अन्नामाचार्य हम लोगों ने देखा, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये दो जो नाम आपको दिख रहे हैं वो म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी के पार्ट हैं। ठीक ठीक है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। म्यूजिकल ट्रिनिटी जो है एक तरीके का आप समझो, कर्नाटिक म्यूजिक में गोल्डन एज आया। तो ये जो तीन व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने कर्नाटक म्यूजिक को एक नए मुकाम पर ये लोग लेके गए, और एक तरीके से एक एरा ही बना दिया, जो एक तरीके से कर्नाटक म्यूजिक के लिए गोल्डन एज था। तो आपको सवाल कर्नाटक म्यूजिक से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही देखने को मिलेगा, जो म्यूजिकल ट्रिनिटी में से ये कौन कौन है। ठीक है, तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ठीक है, तो ये जो दीक्षितर जो हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री और त्यागराज, ये नाम आप एकदम याद कर लो, क्योंकि कर्नाटक म्यूजिक से दो चार ही सवाल बनते हैं, उसमें से ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी डेवलप हुआ। ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। ये आप देख सकते हो 750 टू 50 एडी, ये 20th सेंचुरी में। ये MS सुभालक्ष्मी, इंपॉर्टेंट नाम है, इस पे बहुत सवाल बने हुए हैं। DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी। ठीक है, ये तीन नाम हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। सबसे प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। MS सुभालक्ष्मी जी के बारे में थोड़ा सा जान लो। इनका जन्म 1916 में हुआ था, मृत्यु 2004 में हुई थी। ये इंडियन कर्नाटिक सिंगर हैं, मदुराई से आती हैं, तमिलनाडु में, और रिनाउंड कर्नाटिक वोकलिस्ट हो गए, और ये फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न। ये डायरेक्टली आपको बनता हुआ सवाल इससे दिख जाएगा, आपको याद रखना है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिनको रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। हम अवार्ड सेक्शन में कवर इसको करेंगे, आर्ट पर्सनैलिटीज में कवर करेंगे, बार बार कवर करेंगे, इसलिए क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ और कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कंपोजर्स उनको जान लेते हैं। लालगुडी जयरमन, ये जो हैं ये वायोलिन बजाते हैं। मुझे कैसे याद, आपको भी याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जब मैं आर्ट पर्सनैलिटीज कवर करूंगा उसके साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर करूंगा, तो उसी में आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक से ये सारे नाम याद हो जाएंगे। मुझे तो उसी से याद हुए, आपको भी हो जाएंगे। फिर महाराजपुरा सांथानम, ठीक है, M सांथानम बड़े फेमस नाम है ये। फिर M बाला मुरली, मिले सिर मेरा तुम्हारा, आपने सुना होगा। ये सभी मैं आर्ट पर्सनैलिटीज में कवर करूंगा ही करूंगा। फिर पेडिया स्वामी थूरन। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है, समाप्त। आई नो आपको बहुत सारे नाम मिले हैं, बहुत सारे नाम के साथ एक तरीके से मैं समझ सकता हूँ ये एक तरीके से बॉम्बार्डमेंट है नामों का, लेकिन आपको जब ये हैंड आउट मिलेगा, आप इसको देखोगे ना, तो आप इजीली रिकॉल करोगे, और आपको रिवाइज तो करते ही रहना है। तो नेक्स्ट सेक्शन जब मैं लेके आऊँगा, तो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर करूँगा, बताऊँगा आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद आर्ट पर्सनैलिटीज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसी को कवर करूंगा मैं। आर्ट पर्सनैलिटीज दो हो गए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो घराना हो गए उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सभी विजुअलाइजेशन टेक्निक पे बेस्ड है, ठीक है, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा आराम देगी इन सब सारी चीजों को रटने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।